दो हमने नेम रख दिए, एक का नाम हमने नैयर रख दिया और एक का नाम जो है वो मलिक सुफियान रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं मलिक सुफियान साहब, ठीक है। सुफियान साहब, ये दिल पे ना लीजिएगा, ये सिर्फ एग्जांपल की तौर पे भाई मैं जो सना वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर लिया नैयर साहब, ठीक है, नैयर साहब कर दिया। अच्छा, अब होगा क्या अगर तो दोनों अब दोनों को क्या किया जाता है, उनको सेपरेट सेपरेट ना रूम के अंदर लेके जाया जाता है, ठीक है। दोनों को सेपरेट सेपरेट रूम के अंदर लेके जाया जाता है और उनको कहा जाता है कि भाई आप गवर्नमेंट एविडेंस बन जाओ, ठीक है, तो आपको हम क्या करेंगे, आपकी सजा माफ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, आपको जो है ना वो फ्री कर दिया जाएगा, दूसरे को क्या हो जाएगा वो जो है ना वो सजा हो जाएगी, ठीक है। दोनों ने क्या किया हुआ, दोनों ने की हुई है चोरी या फिर दोनों ने जो है ना कोई गलत काम किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करता है, अगर तो दोनों अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, अगर वो दोनों ही कन्फेस कर जाते हैं, दोनों कहते हैं ठीक है भाई मैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट एविडेंस बन जाता हूँ, तो वो क्या करेंगे, दोनों से कन्फेस करवा लेंगे, उसे रिटर्न फॉर्म के अंदर लेके जाके अदालत में कहेंगे कि दोनों ने कन्फेस कर दिया, दोनों ने मतलब कि अपना जुर्म आयदे कबूल कर लिया है, ठीक है। तो दोनों को सजा जो उनसे ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, उनको कहेंगे कभी ये इन्होंने गलती करके मान लिया और ये गवर्नमेंट एविडेंस बनने की तरफ जा रहे थे, कोई इनको अपनी गलती का एहसास भी है या जिस तरीके से भी, तो उनकी सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर जो एक जोन सा है, लाइक नैयर साहब जो है, नैयर साहब जो है वो क्या कहते हैं, वो मान जाते हैं, ठीक है, और मलिक सुफियान साहब नहीं मानते, ठीक है। यहाँ पे मलिक सुफियान साहब नहीं मानते। अब होगा क्या, उनको प्रूफ करने के लिए वो कहेंगे कि हमारे पास एक गवर्नमेंट एविडेंस है कि भी चोरी हुई है, ठीक है। तो वो नैयर साहब को गवर्नमेंट एविडेंस के तौर के ऊपर पेश कर देंगे, ठीक है। नैयर साहब को छोड़ दिया जाएगा और मलिक सुफियान साहब को 20 साल की सजा जो सी ना वो सुना दी जाएगी कि इसने बहुत गलत काम किया है, एक नंबर चोरी की है, दूसरा नंबर ऊपर से मतलब कि उसके ऊपर कायम है कि भाई मैंने नहीं की, इनके मान नहीं रहा, तो उनको क्या किया जाएगा, एक को रिहा कर दिया जाएगा, दूसरे को 20 साल सजा दे दी जाएगी। अब ये देखा जाए कि 20 साल जो है ना वो 8 8 साल 16 साल से भी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अगर तीसरी सिचुएशन में आए तो नैयर साहब नहीं मान रहे, ठीक है, और मलिक सुफियान साहब क्या है वो मान रहे हैं, यहाँ पे मलिक सुफियान साहब क्या है वो मान रहे हैं, तो क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर, यहाँ पे मलिक सुफियान साहब को क्या है वो फ्री कर दिया गया है, ठीक है, उनको फ्री कर दिया गया है और नैयर साहब को क्या है वो 20 साल की सजा दे दी गई है, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों ही ना माने, यहाँ पे दोनों ही नहीं मान रहे, सुफियान साहब भी नहीं मान रहे, ठीक है, और जो है ये जो नैयर साहब है ये भी नहीं मान रहे, ठीक है। तो होगा क्या, उनको इनके जो पुलिस ने एविडेंस वगैरह जनरेट किए होंगे उनके ऊपर उनको हिरासत के अंदर लिया तो जाएगा, मुकदमा चलने की हद तक हो सकता है 6 मंथ या साल तक उनको अंदर रखा जाए, बाद में उनको रिलीज कर दिया जाए कि भाई इन्होंने अपना कन्फेंस भी नहीं किया, हमारे पास कोई इतना स्ट्रॉन्ग सबूत भी नहीं है, या फिर किस तरह के नवाज शरीफ को किया गया कि भाई उसको थोड़ी देर के लिए रखा गया, बाद में उसको छोड़ दिया गया, क्या वो अपनी मतलब कि कायम रहे अपनी बातों के ऊपर कि भाई नहीं हमने नहीं मतलब इस तरह का कोई काम नहीं किया। तो एविडेंस होने के बावजूद भी जो भी उनको जो है ना थोड़ी देर सजा हुई उसके बाद उनको क्या किया गया, बेल दे दी गई या जिस तरीके से भी, या जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर आप ये देखें कि यहाँ पे उनको मैक्सिमम जो है ना लॉस नहीं हुआ, उनको मिनिमम लॉस हुआ है, ठीक है, उनको मिनिमम लॉस हुआ है। अच्छा, ये सिचुएशन के अंदर देखें तो एक बंदे को मैक्सिमम जो सा वो गेन हुआ है और एक बंदे को मैक्सिमम लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली ये जो सी सिचुएशन है इस सिचुएशन से जो सी ना वो बेहतर है, क्या एक बंदा जो सा ना वो कंप्लीट फ्रीडम जो सा एंजॉय कर रहा है और दूसरा 20 ईयर, अब जिसने 8 साल गुजारे हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक ने 8 साल गुजारे हैं
तो 8 साल के अंदर वो आदी हो जाता है वो उस मतलब के जगह का, या जिस तरीके से भी उसको वो जिंदगी गुजारना मतलब कि वो बिल्कुल हो जाए। और दूसरा जो सा उसको मतलब वो एक लिबर्टी के अंदर उससे मतलब कि वो फ्रीडम जनरेट होगी और वो सारा कुछ उस तरीके से एंजॉय कर रहा होगा। तो ये चीज कंपैरेटिवली इससे बेहतर है, ठीक है, इससे बेहतर है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो मैक्सिमम लॉस जो सा हुआ है, दोनों ने जहाँ पे कन्फेस किया है, इसने भी कन्फेस कर लिया है, इसने भी क्या कर लिया है, ये कन्फेस करके, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, वो मैक्सिमम लॉस किया। तो जहाँ पे दोनों ने कन्फेस किया और दोनों ने मैक्सिमम लॉस किया, अपना अपना यहाँ पे वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं। जहाँ पे दोनों सेल्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हुए मैक्सिमम लॉस करेंगे, वो क्या सिचुएशन होगी, वो हमारी नैश इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। वो कन्फेस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिजनर डायलेमा था। इसी तरीके से एक और सिचुएशन है, ये टी मोबाइल वाली, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है, कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। इसी तरीके से ये अमेरिकन एयरलाइंस वाली है, ठीक है, ये सारी सिचुएशन इसके अंदर वो देखी जाएगी। आगे ये आगे इतनी कोई खास चीजें नहीं है, ये उसी को है। ये आगे एक और सिचुएशन है, तो ये इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर और ये नैश इक्विलिब्रियम वगैरह जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप में से किसी ने मूवी देखी है, उसका क्या नाम था, द ब्यूटीफुल माइंड, देखी है किसी ने? किसी का इत्तेफाक हुआ? देखी हुई है। उसके अंदर वो जो हीरो होता है उसका क्या नाम होता है? डॉक्टर नैश। जॉन नैश, ठीक है। हाँ, ये डॉक्टर जॉन नैश। वो मूवी ये नैश के ऊपर ही बनी हुई है। ये एक मैथमेटिशियन था, और अगर आपने देखा हो एट द एंड उसको क्या है, उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है, ऐसे ही है। हाँ, नोबेल प्राइज। और उसको तुम्हारा हाँ, उसको इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज दिया जा रहा होता है। हालांकि उसने एक मैथमेटिक्स का एक जो सा ना वो प्रूव किया होता है, ठीक है ना, उसने एक नैश इक्विलिब्रियम जो सा ना वो जनरेट किया होता है मैथमेटिक्स के बेस के ऊपर। तो होता क्या है, उसने एक जो नैश साहब थे उन्होंने एक प्रूव बनाया, ठीक है, मैथ्स के अंदर वो, ठीक है, प्रूव तो हो गया, ठीक है। अब 8 इकोनॉमिस्ट ने जो है ना अपनी 8 थेरीज के ऊपर, 8 थेरीज, 8 अलग अलग इकोनॉमिक्स की थेरीज के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके जो है ना वो सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए, ठीक है। जब सक्सेसफुल रिजल्ट आए इतने ज्यादा अच्छी मिकदार के अंदर, तो इकोनॉमिक्स वालों ने कहा कि ये जो है ना इसकी एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स के अंदर इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि इसको नोबेल प्राइज जो है ना वो देना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उसकी बेस के ऊपर नैश साहब को जो है ना वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। और जब उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है तो वो कहता है कि मैंने तो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज दिया जाए। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर जो थी ना वो जो थी वो थ्योरी भी है, सिचुएशन भी है। तो ये एक बड़ी मजे की चीज है, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी मजा ही आया होगा पढ़ने के अंदर। अगर किसी को इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछ सकते सर ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जो नैश इक्विलिब्रियम है वो यानी जब हमें लीस्ट प्रॉफिट हो रहा है या मैक्सिमम लॉस हो रहा है, हम उसको यानी तब हम उसको जनरेट करेंगे अगर हमारे पास कोई 4 हैं। जी सिचुएशंस हैं जी और जी हमने जी देखना है किसमें जी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब उस सिचुएशन के अंदर होता क्या है, उस सिचुएशन के अंदर देखें जहां पे मैक्सिमम लॉस हो रहा होगा, और दोनों ही, हर कंपनी अपना अपने बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर होगी। वर्ड यूज किया गया बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, कि वो अपना जो सा सबसे बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट होगी ना वो उसके ऊपर मूव कर रही होगी। तो अब सबसे बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो प्रॉफिट 9900 था, सॉरी, जो मीन के जो क्वांटिटी 40-40 प्रोड्यूस करके यहाँ पे था वो 8800 था, ठीक है। 8800 के ऊपर मूव उन्होंने किया था। उनका सेल्फ बेस्ट इंटरेस्ट क्या था, ईच फर्म डोमिनेंट स्ट्रेटजी रीअरेंज एंड एग्रीमेंट प्रोड्यूस एट क्वांटिटी 40, ठीक है। जब वो 40 के ऊपर सॉरी प्रोड्यूस करेंगे तो
क्या होगा, उनको प्रॉफिट 8800 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा नैश इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पे होगा, वो इस पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों 40-40 प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों 30-30 के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों का प्रॉफिट 9900 होगा। ये क्या होगी, ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होगी। ये क्या होगी, ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होगी। इसको नाम वर्ड यूज किया जाता है डोमिनेंट स्ट्रेटेजी के तौर पर। ठीक है जी। यस इसके सर, अलावा, ओके। इसके अलावा किसी और को क्वेश्चन? चलें ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक कि आप लोगों को सर कोई क्वेश्चन? जी जी बोले। क्वांटिटी, सर क्वांटिटी 30 में उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कम्पेयर टू क्वांटिटी 50 पे। जी बिल्कुल, ये देखें ना, अच्छा, ये देखें, जहाँ पे हमने क्वांटिटी 30-30 की थी, यहाँ पे 30-30 की थी दोनों ने, यहाँ पे 30-30 हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो ईच फर्म को 8800 प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 8800 प्रॉफिट, सॉरी 9900 आई थिंक हुआ था यहाँ पे। ये मैंने मेरे ख्याल से गलत लिख दिया हुआ है यहाँ पे, 9900 रेफरेंस के तौर के ऊपर हम कर लेते हैं इसको। ये देखें, जहाँ पे 30-30 यूज हुआ था, 30-30 मीन कि यहाँ पे भी 30 क्वांटिटी थी और यहाँ पे भी 30 थी, टोटल अमाउंट की वो 60 थी। तो यहाँ पे इनको 1200 जो है ना वो प्रॉफिट हुआ दोनों को। ठीक है, सॉरी 9900। ठीक है, 9900 दोनों को प्रॉफिट हुआ। दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया 800, सॉरी 1800 जो है ना वो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1800 दोनों को प्रॉफिट हो गया। इट मींस के यहाँ पे ये जो सी है ये इनकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। ये क्या है, इनकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। और ये जो जहाँ पे इन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने 40-40 प्रोड्यूस किया, वहां पे क्या वो उन्होंने अपना लॉस किया, दोनों दोनों लॉस की तरफ गए हैं। और ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नैश इक्विटी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट जी, अभी भी नहीं क्लियर हुआ? ओके सर, हो गया क्लियर। और कोई स्टूडेंट जिसको कोई क्वेश्चन हो? सर वो जिस जहाँ पे आपने टेबल पे सारा बनाया है, जहाँ पे आपने प्रॉफिट जनरेट वगैरह किए, वो जरा आप थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर देंगे इससे पहले, यानी जो हमने यानी टेबल बनाने से पहले जो आपने कैलकुलेशंस की हैं सारी। उसको दोबारा से रिव्यू कर दूं? चले मैं दोबारा से ये रिव्यू सर कर बस देता एक हूँ। बार। ठीक है, मैं दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ, लेकिन ये थर्ड टाइम होगा। मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी कर देता हूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, मैं कर देता हूँ। अच्छा ये देखें, यहाँ पे हमने देखा था कि 10 रुपीज जो से वो ईच यूनिट की कॉस्ट थी, ये 0 था, ये 140 जो था ये हमारे पास डिमांड टेबल था इतना। ठीक है, ये जो क्वांटिटी और प्राइस वाला था ये हमारे पास डिमांड टेबल था। ठीक है, यहाँ पे ये सारी अमाउंट्स आ रही थी हमारे पास। अगर हम उस प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है। और कॉस्ट के लिए हमारे पास ईच यूनिट की कॉस्ट जो है वो 10 यूनिट है, $10 है। ठीक है, तो 10 को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, लाइक 550 को 10 के साथ किया वो 500 आ गया। और रेवेन्यू में से कॉस्ट को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। लाइक 0 में से 1400 को किया, माइनस 1400 आ गया। लाइक 2500 2250 में से 500 को माइनस किया तो 1750 आ गया। ठीक है, अब ये है टोटल मार्केट की सिचुएशन। ठीक है, तो टोटल मार्केट को कितना होगा। अब अगर दो फर्म्स हैं तो दो फर्म्स, अगर ये 60 क्वांटिटी मार्केट के अंदर यूज हो रही है तो वो दोनों 60-60 प्रोड्यूस कर रही होंगी। ठीक है, 60-60 दोनों प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो अब होगा क्या, जब वो 60-60 प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो प्राइस कितनी होगी, वो 40 होगी। ठीक है, 40 होगी। तो अब सॉरी 60 ये टोटल प्रोड्यूस कर रहे हैं और ईच फर्म जो है वो 30-30 प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब जब ईच फर्म 30 प्रोड्यूस कर रही है 40 प्राइस के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 40
कितना आ गया प्रॉफिट, रेवेन्यू कितना आ गया 1200, और दूसरी फर्म का भी कितना आ गया 1200, दोनों को मिला के कितना रेवेन्यू आ गया 2400, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर कॉस्ट की बात करें ईच फर्म की, तो यहाँ पे ईच फर्म जो होती है वो 30 प्रोड्यूस कर रही है, तो 30 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी फर्म का भी कितना आ गया, वो भी 300 आ गया, ठीक है। तो 300 300 600 टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है, 600 टोटल कॉस्ट आ गई। अब अगर ईच फर्म का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो वो 900 है, ठीक है, 900 यहाँ पे, ठीक है, मीन के 1200 माइनस 300 तो वो 900 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरी का भी 900 आ गया। अब एक हमने कहा कि मैं 30 नहीं, मैं 40 प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो जब 40 करेंगे तो 40 प्लस 30 मीन के दूसरी फर्म 30 के ऊपर ही है, तो वो कितनी अमाउंट होगी, वो 70 हो जाएगी, ठीक है। जब 70 के ऊपर जाएंगे तो वो 35 प्राइस के ऊपर 70 अमाउंट सेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसने 40 की क्वांटिटी, तो प्राइस उसको कितनी लेनी पड़ेगी 35, तो यहाँ पे रेवेन्यू कितना मल्टीप्लाई करके 1400 आ गया। और इसी तरीके से कॉस्ट के लिए भी 40 उसको अमाउंट चाहिए होगी, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। अब इसका अगर हम प्रॉफिट देखें तो 1400 माइनस 400 वो कितना आ गया 1000 आ गया प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी फर्म जो कि 30 ही प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन क्योंकि टोटल क्वांटिटी जो सी है वो मार्केट के अंदर 70 है, तो उसके ऊपर प्राइस जो है वो 35 है, तो उसको भी 35 के लिहाज से प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू जनरेट होगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 35 वो कितना हो गया 1050 आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से जो 30 मल्टी जो वो 30 प्रोड्यूस कर रहा था, तो 10 से मल्टीप्लाई करके उसके पास कॉस्ट आ गई 300, ठीक है। तो 1050 में से 300 माइनस किया तो उसके पास प्रॉफिट जो आ गया वो कितना आ गया, वो 750 आ गया। कितना आ गया 750 आ गया। दोनों का अगर हम प्लस करें 750 और 1000 को, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आ गया, वो आ गया 1750 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब फर्म अगेन जो सी है, अच्छा समझ आ रही है ना बच्चे? यस सर, आ रही है। अच्छा, अगर अब क्या, जो दूसरी फर्म जो 30 प्रोड्यूस कर रही थी ये वाली, वो कहती है मैं क्यों 30 प्रोड्यूस करूं, वो 40 प्रोड्यूस करके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो मैं भी जो ना वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। तो होगा क्या, अब वो भी 40 के ऊपर आ गया। जब दोनों ने 40 किया तो उसकी प्राइस कितनी आ गई, वो 30 आ गई, ठीक है, 30 प्राइस आ गई। अब जब 30 प्राइस आ गई तो 40 को मल्टीप्लाई बाय 30 से करेंगे तो 1200 आ गया, ठीक है। और जो 40 क्वांटिटी को 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पास कॉस्ट कितनी आ गई, वो भी 400 आ गई, ठीक है। अब 1200 माइनस 400 800 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से एग्जैक्टली दूसरी भी जो 40 प्रोड्यूस कर रही थी, जो 40 के ऊपर अब शिफ्ट हुई थी, ठीक है, वो उसकी भी प्राइस 300 होगी, तो एग्जैक्टली सेम वैसे ही होगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 30 1200 और 40 मल्टीप्लाई बाय 10 400 कॉस्ट आ गई, दोनों में से माइनस किया तो वो 800 आ गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो था वो 8800 है, ठीक है। जब 40 क्वांटिटी के ऊपर गए हैं, जब वो 30 क्वांटिटी के ऊपर थे यहाँ पे, जब 30 क्वांटिटी के ऊपर थे यहाँ पे ये, तो उनको प्रॉफिट ईच को 9900 आ रहा था, ठीक है। अब ये देखें, जब वो 30 से 40 के ऊपर मूव किए हैं, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट 100 जो था वो कम हो गया। ये थी सारी सिचुएशन, जो कि हमने सारी की सारी नैश इक्विलिब्रियम के अंदर डाल के उस सारी सिचुएशन को क्या किया, हमने देखा है और देखा नैश इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना है और डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहाँ पे बनी है, ठीक है जी। यस अभी सर, थैंक यू। अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो बताएं बच्चे। जी सबको क्लियर है? मुझे लगता है सबको क्लियर है। चले ठीक है स्टूडेंट, अगर सबको क्लियर है तो हम क्लास एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे सेम टाइम के ऊपर ही, ठीक है।
चलें जी, अल्लाह हाफिज। सर यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। मुझे ना याद करवा देना सैटरडे वाले दिन ना, इसको याद करवा देना, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। सर इसकी स्लाइड्स भी सेंड कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज।